हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है फ्राइडे 27 सितंबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लेके आई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे होंडाई के आईपीओ के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के स्टील सेक्टर के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे कि प्रमोटर्स कंपनीज में अपने स्टिक्स क्यों सेल कर रहे हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। Hyundai मोटर इंडिया, जो देश की सेकेंड लार्जेस्ट कार मेकर है, एक बड़े आईपीओ की तैयारी कर रहा है। ये आईपीओ इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े आईपीओज में से एक बन सकता है। Hyundai 25,000 करोड़ रेज करना चाहता है एक ऑफर फॉर सेल विच इज ओएफएस के थ्रू। सेबी ने भी अप्रूवल दे दिया है और ये इंडिया की ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लिए एक लैंडमार्क इवेंट बनने वाला है। तो आखिर ये इतनी बड़ी डील क्यों है, चलो समझते हैं। Hyundai का आईपीओ LIC के 21,000 करोड़ रुपीस आईपीओ और पेटीएम के 18,000 करोड़ रुपीस के ऑफरिंग से भी बड़ा हो सकता है। Hyundai की पेरेंट कंपनी, जो साउथ कोरिया में बेस्ड है, 14.21 करोड़ शेयर सेल करने वाली है, जो Hyundai मोटर इंडिया की इक्विटी का 17.5% होगा पोस्ट आईपीओ। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि Hyundai फ्रेश इश्यूज के थ्रू कैपिटल रेज नहीं कर रहा, वो बस लिक्विडिटी और विजिबिलिटी बढ़ा रहा है इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग मार्केट में। Hyundai के पास किया मोटर्स का भी लगभग 34% स्टेक है, जो इंडिया के ऑटो मार्केट में एक मेजर प्लेयर है। दोनों ब्रांड्स अपने रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, जो Hyundai के लिए एक एक्स्ट्रा लेवरेज बनाता है। पर Hyundai ये आईपीओ अभी क्यों लेके आ रहा है? Hyundai 1990 से इंडिया में है, तो ये आईपीओ अब क्यों? इंडिया का स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है और देश अब पैसेंजर व्हीकल मार्केट में जापान को पीछे छोड़कर थर्ड लार्जेस्ट बन चुका है। Hyundai के लिए ये परफेक्ट टाइम है पब्लिक होने का, क्योंकि इंडिया की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड के साथ ये अलाइन करता है। ऑटो इंडस्ट्री में भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच इज ईवीज और एसयूवीज मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। Hyundai अपने आप को फ्यूचर मोबिलिटी में लीडर बनाने का प्लान कर रहा है, सिर्फ एक लेगेसी ब्रांड नहीं। एक और बात यह भी है कि Hyundai मोटर इंडिया के फाइनेंशियल्स भी आईपीओ को सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 60.3 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू पोस्ट किया, जो पिछले साल से 27% ज्यादा था। Hyundai का इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट 17% शेयर के साथ सेकंड पोजीशन होल्ड करता है। फर्स्ट पोजीशन है मारुति सुजुकी की विद 41% मार्केट शेयर। Hyundai SUV सेगमेंट में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है, जहां वो मार्केट लीडर है। SUVs अब इंडिया में सेल किए गए टोटल कार्स का 45% है। Hyundai की मॉडल्स जैसे क्रेटा, वेन्यू और एक्स्टर काफी सक्सेसफुल रहे हैं। वहीं मारुति सुजुकी, जो ओवरऑल मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, SUV स्पेस में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। मार्केट शेयर का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। मारुति सुजुकी होल्ड्स 41% ओवरऑल, लेकिन SUV में सिर्फ 11%। टाटा मोटर्स होल्ड्स 14% ओवरऑल, पर SUVs में सिर्फ 16%, जो Hyundai का क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है इस कैटेगरी में। Hyundai का एवरेज सेलिंग प्राइस विच इज ASP फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.7 लाख रुपीस था, जो टाटा और मारुति से ज्यादा था, और ये प्रीमियम SUV सेगमेंट में उनकी लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करता है। Hyundai का एक्सपोर्ट गेम भी स्ट्रॉन्ग है। डोमेस्टिक सेल्स में Hyundai भले ही मारुति से पीछे हो, लेकिन एक्सपोर्ट्स में वो आगे है। Hyundai काफी सालों से इंडिया का लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर रहा है, जो 80 देशों में व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में Hyundai ने 1.53 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, जबकि मारुति ने ब्रीफली लीड लिया 2.58 लाख यूनिट्स के साथ। लेकिन Hyundai का ग्लोबल फुटप्रिंट अभी भी स्ट्रॉन्ग है और आईपीओ से एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी और भी बेटर हो सकती है। इंडिया की ऑटोमोटिव मार्केट में SUV सेगमेंट सबसे ज्यादा होता है और Hyundai इस रेस में आगे है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 2.64 लाख SUV सेल किए, जो मार्केट का 24% था और मारुति सुजुकी के शेयर से काफी ही ज्यादा था। क्रेटा ने तो कमाल ही कर दिया, जो कंसिस्टेंटली अपने राइवल्स टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 300 को पीछे छोड़ रहा है। अब जब पैसेंजर व्हीकल्स की बात हो तो नेचुरली आप EVs के बारे में भी सोच रहे होंगे।
वेल टाटा मोटर्स अभी ईवी स्पेस में लीड कर रहा है, लेकिन Hyundai भी अपने प्लान्स बना रहा है। वो 2025 तक क्रेटा ईवी लॉन्च करने का प्लान कर रहा है और नए मॉडल्स लाने वाले हैं ताकि इंडिया की ग्रोइंग ईवी मार्केट में अपना हिस्सा बना सकें। अभी ईवीज टोटल व्हीकल सेल्स का 2% है, लेकिन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जैसे एग्जिस्टिंग फेम स्कीम और पीएम ई ड्राइव के साथ ये नंबर जल्दी बढ़ने की उम्मीद है। Hyundai इस शिफ्ट के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें वो ईवी कंपोनेंट्स की लोकल प्रोडक्शन भी करने वाला है ताकि कॉस्ट्स कम कर सकें और मार्जिन्स इंप्रूव कर सके। Hyundai ने रिसेंटली जनरल मोटर्स का तेलगांव प्लांट एक्वायर किया है। ये एक्विजिशन उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 1 मिलियन यूनिट्स पर ईयर से इंक्रीज कर देगा। ये डिसीजन सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के एम से भी लिया गया है। कंपनी लोकल प्रोडक्शन पर फोकस कर रही है, खासकर ईवी कंपोनेंट्स के लिए, ताकि वो कंपेटिटिव रहे और सप्लाई चेन इश्यूज भी बचें। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, इस आईपीओ का क्या मतलब है? Hyundai का आईपीओ इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री को हिला देने वाला है। एसयूवी सेगमेंट में लीडरशिप, सॉलिड ईवी स्ट्रैटेजी और बढ़ते एक्सपोर्ट्स के साथ Hyundai अपने आप को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पोजीशन कर रहा है। यह आईपीओ सिर्फ Hyundai के लिए नहीं, बल्कि पूरी ऑटोमेटिव लैंडस्केप के लिए गेम चेंजर होने वाला है। चलो अब इंडिया के स्टील सेक्टर की करंट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल है, पर शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहले बात करते हैं चैलेंजेस की। इस साल अप्रैल से अगस्त तक इंडिया स्टील का नेट इंपोर्टर बन गया। इंपोर्ट्स में 25% का जंप हुआ, जबकि एक्सपोर्ट्स 39% गिर गए कंपेयर टू लास्ट ईयर। और इसके पीछे रीजन क्या है? वेल, चाइना के सस्ते स्टील एक्सपोर्ट्स जो प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम प्राइस पर मार्केट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी ही प्रॉमिसिंग लग रहा है इंडिया के स्टील सेक्टर के लिए। अब बात करते हैं ग्रोथ के बड़े प्लान्स के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट का मेन एम है कि देश की स्टील कैपेसिटी को 180 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030 तक 300 मिलियन टन तक ले जाएं। अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ बड़ौदा और मैकेंजी रिपोर्ट्स, स्टील डिमांड इस साल 139 मिलियन टन से बढ़कर 2030 तक 195 टू 215 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। ये 6 to 7% का सॉलिड एनुअल ग्रोथ होगा। वहीं इंडस्ट्री का टारगेट थोड़ा मॉडेस्ट है, जो 230 टू 240 मिलियन टन तक का एम कर रही है 2030 तक। ग्रोथ का रीजन है इंडिया की मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्रोइंग पर कैपिटा इनकम, जो आखिर में स्टील कंजम्पशन बढ़ाता है। बट स्टील इंडिया के लिए आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बूमिंग स्टील डिमांड को ऊपर ले जा रहा है। देश अभी रैपिड डेवलपमेंट के फेज में है और स्टील की डिमांड भी बढ़ रही है। अभी इंडिया में पर पर्सन 100 kg स्टील यूज होता है, जो 230 kg की ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। टारगेट है कि 2030 तक ये 160 kg पर पर्सन हो जाए। और इंडिया में कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का ज्यादा यूज होता है कंपेयर टू स्टील, तो उस गैप को कम करने का स्कोप भी है। ये ट्रेंड सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है, इंडस्ट्री इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक साइन कंसिडर कर रही है, जो इंडिया की ग्रोइंग अर्बनाइजेशन से जुड़ी हुई है। लेकिन चैलेंजेस भी बड़े हैं, और ये चैलेंजेस है CBAM और चाइना। CBAM विच इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एक कार्बन टैक्स है जो यूरोपियन यूनियन इंप्लीमेंट करने वाला है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे देश से EU में इंपोर्ट होता है जहां क्लाइमेट पॉलिसीज लूज हैं, तो CBAM उन गुड्स पर कार्बन प्राइस लगाएगा। इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए इसका मतलब होगा कि स्टील एक्सपोर्ट करते वक्त यूरोप में $100 से $190 पर टन तक का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ये करंट हॉट रोल्ड कॉइल प्राइसेस के 28% तक हो सकता है, जो कंपेटिटिवनेस पर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ये टैक्स इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को भी इफेक्ट कर सकता है। जब यूरोप हाई कार्बन स्टील इंपोर्ट्स को लिमिट करेगा, तो एशियन कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट्स इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। नेक्स्ट मेजर चैलेंज है चाइना। चाइना की स्टील इंडस्ट्री मुश्किल में है, क्योंकि उनके 80 to 90% स्टील प्रोड्यूसर्स लॉसेस में चल रहे हैं। फिर भी वो सस्ते एक्सपोर्ट से ग्लोबल मार्केट को फ्लड कर रहे हैं। इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स इस साल 120 मिलियन टन तक पहुंच सकते हैं, जो मार्केट में और ज्यादा चैलेंजेस लेके आ रहा है। इंडियन स्टील कंपनीज गवर्नमेंट से हेल्प मांग रही हैं, जैसे कि हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, ताकि इन सस्ते चाइनीज इंपोर्ट से प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन प्रोटेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो डोमेस्टिक नीड्स को बैलेंस करे, बिना इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स वायलेट किए।
अब बात करते हैं इंडिया की डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स के बारे में। इंडिया की स्टील इंडस्ट्री क्लाइमेट क्राइसिस पर फोकस कर रही है। इंडस्ट्री का टारगेट है 2047 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करना और कुछ स्पेसिफिक माइलस्टोन्स भी हैं, जैसे 2030 तक 10 to 15% एमिशंस कट करना और 2040 to 2050 तक 75 to 85% रिडक्शंस लाना। इस गोल को अचीव करने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, लगभग 1.2 लाख करोड़ डॉलर्स टू 1.3 लाख करोड़ डॉलर्स, जिसमें 42 to 47,000 करोड़ डॉलर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगेंगे। और रही फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात, इंडियन स्टील कंपनीज भी मेजर एक्सपेंशंस की प्लानिंग कर रही हैं। जैसे आर्सेलर निप्पॉन स्टील इंडिया 510 करोड़ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है अपने हजीरा प्लांट को एक्सपैंड करने के लिए, जो 90 लाख टन से 1.5 करोड़ टन तक बढ़ेगा और होप है कि 2.4 करोड़ टन तक ले जाएंगे। ये ओडिशा में नए प्लांट्स पर भी काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के प्लान्स हैं कि अगले 10 सालों में 6 to 8 करोड़ टन की नई कैपेसिटी ऐड की जाए। ग्रीन स्टील के लिए भी डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे ऑटो इंडस्ट्री में। एस्टिमेट्स कहते हैं कि 2030 तक 40 to 50 लाख टन लो एमिशन स्टील की डिमांड होगी। कंपनीज ग्रीन स्टील पर 20 to 30% का प्राइस बूस्ट भी देख रही हैं। इंडिया का स्टील सेक्टर मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स और बढ़ती डिमांड मेजर ड्राइवर्स हैं। लेकिन इंडस्ट्री को बड़े चैलेंजेस जैसे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और ग्लोबल कंपटीशन, स्पेशली चाइना से फेस करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री अडेप्ट कर रही है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस करके, कॉस्ट कट करके और नए टेक्नोलॉजीज जैसे एआई में इन्वेस्ट करके, ताकि एफिशिएंसी और मार्जिन्स दोनों को ही इम्प्रूव किया जा सके। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। अब चलते हैं आज की लास्ट स्टोरी पे। इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा हो रहा है। प्रमोटर्स अपने स्टेक सेल कर रहे हैं और वो भी बड़े नंबर्स में। कितने बड़े? सिर्फ 2024 में प्रमोटर्स ने 1 लाख करोड़ रुपीस के शेयर सेल किए हैं। ये पिछले 5 इयर्स में सबसे ज्यादा हैं और अगर अप्रैल 2022 तक देखें तो ये नंबर 4.42 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच जाता है। एक और सिग्नल है आईपीओ मार्केट। पिछले 15 मंथ्स में हमने 91 आईपीओज देखे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से 61% पैसा कंपनी के बिजनेस में वापस नहीं गया। ये प्रमोटर्स या इनसाइडर्स के पास गए जो कैश आउट कर रहे हैं। बट प्रमोटर्स सेल क्यों कर रहे हैं? देखिए, प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी क्रिएट करते हैं। उनको बिजनेस के हर एस्पेक्ट का पता होता है, तो जब वो अपने शेयर सेल करते हैं तो इन्वेस्टर सोचते हैं, आखिर जो लोग कंपनी को सबसे अच्छे से जानते हैं वो अब क्यों बिजनेस से निकल रहे हैं? क्या कुछ गड़बड़ है? लेकिन जरूरी नहीं कि ये एक वार्निंग हो। ज्यादातर प्रमोटर्स बस टाइमिंग का फायदा उठा रहे होते हैं। मार्केट अच्छी चल रही है और कंपनीज की वैल्यूएशन भी हाई है, तो प्रमोटर्स इस मौके का फायदा उठा के अपने गेन्स कैश कर रहे हैं। उनके लिए ये परफेक्ट टाइम है अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा लिक्विडेट करने का। अब क्वेश्चन आता है कि ये शेयर्स खरीद कौन रहा है? आंसर बहुत शॉकिंग नहीं है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। सिर्फ इस साल ही उन्होंने 2.4 लाख करोड़ रुपीस स्टॉक्स में डाले हैं। अप्रैल 2022 से देखा जाए तो ये नंबर 5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है इक्विटी फंड्स के थ्रू। SIPs, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स का इसमें सबसे बड़ा रोल है। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स पिछले 3 सालों में डबल से ज्यादा हो गई हैं। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी स्टॉक्स डायरेक्टली खरीद रहे हैं। ये नए इन्वेस्टर्स हैं। 2012 से 2019 तक रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर सेलर्स थे, लेकिन 2020 के बाद से वो बायर्स बन गए हैं और लगता है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। तो इन सब का मतलब आखिर क्या है? इंडियन कंपनीज का ओनरशिप स्ट्रक्चर बदल रहा है। प्रमोटर्स अपने स्टेक्स घटा रहे हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कुछ नंबर्स देखें तो प्रमोटर्स का अब कंपनीज में 32.4% शेयर है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 36.3% था। वहीं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का शेयर 7.7% से बढ़कर 9.2% हो गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट पीक पे है? क्या हमें टेंशन लेनी चाहिए कि प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं? सच तो ये है कि हम श्योर नहीं हैं। यहाँ असली स्टोरी सिर्फ प्रमोटर्स के सेलिंग की नहीं है। बात यह है कि मार्केट कैसे इवॉल्व कर रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस प्रमोटर्स के बनाए हुए गैप को फिल कर रहे हैं। ये मार्केट पीक है या बस एक और फेज, ये तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहे हैं।
तो ये थी हमारी आज की लास्ट स्टोरी। बट आज का डेली ब्रीफ रैप अप करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ओपन एआई अब एक फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन बन रहा है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन 15,000 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई है। सीईओ सैम ऑल्टमैन के पास अब कंपनी का 7% स्टेक है। इस मूव का पर्पस ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करना है, लेकिन कुछ लोगों को एआई सेफ्टी और गवर्नेंस पे इसका इफेक्ट का डर है। साथ ही मीरा मारुति, जो ओपन एआई की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एक की प्लेयर हैं, कंपनी में हो रहे इन चेंजेस के टाइम एग्जिट करने वाली हैं। नंबर 2, स्विगी के अनलिस्टेड स्टॉक प्राइस में 40% का बड़ा जंप आया सेबी से आईपीओ का अप्रूवल मिलने के बाद। इस ग्रोथ के बाद स्विगी की वैल्यूएशन 1.16 लाख करोड़ रुपीस हो गई है। स्विगी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी 36% से बढ़ा और अब वो अराउंड 10,300 करोड़ रुपीस रेस करने का प्लान बना रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। नंबर 3, महिंद्रा एंड महिंद्रा अब स्कोडा ऑटो, वॉक्सवैगन इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर में 50% स्टेक एक्वायर करने का प्लान बना रहा है। इस डील की वैल्यू अराउंड 80 करोड़ डॉलर से 100 करोड़ डॉलर्स के बीच में हो सकती है। इस पार्टनरशिप का फोकस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग शेयर करने पे होगा। अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो M&M की ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो सकता है। नंबर 4, TRAI ने इंडियन टेलीकॉम कंपनीज को उनके करंट लाइसेंसेस के एक्सपायर होने तक ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। उसके बाद नए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट ऑफ 2023 के अपडेटेड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म अप्लाई होंगे। नंबर 5, इंडिया की प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम विच इज PLI बहुत सक्सेसफुल हो रही है। इस स्कीम से 1.7 करोड़ डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और 14 सेक्टर्स में 13.16 करोड़ डॉलर्स की प्रोडक्शन जनरेट हुई है। ऊपर से इसमें करीब 10 लाख करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बड़ा बूस्ट दिया है। तो ये थी आज की मेजर स्टोरीज। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।